हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर थर्मोडायनामिक्स शुरू कर दिया था। हमने हीट के बारे में देखा, इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा, वर्क के बारे में देखा और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में देखा और उससे रिलेटेड हमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स बनाया। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसी में फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड आगे बढ़ेंगे, हीट कैपेसिटीज के बारे में देखेंगे। हमने हीट कैपेसिटीज के बारे में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे भी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है क्योंकि हम हीट उसी से कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन क्या होता है, मतलब हीट कैपेसिटीज के बीच का रिलेशन क्या होता है और कैसे हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स के बारे में एक बार देखें तो क्या क्या चीजों के बारे में हमने देख लिया है। तो प्रीवियसली हमने क्या देखा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क के बारे में हमने देखा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज अ एनर्जी बैलेंस। ये सब चीजों के बारे में हमने देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या होगा, हमारा हीट कैपेसिटी के ऊपर होगा और थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आएगा, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो ये वाला पूरा वीडियो हमारा किस पे बेस्ड रहेगा, हीट कैपेसिटीज, क्योंकि सीपी सीवी उनके बीच का रिलेशन जो रहता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है, कैसे हम उसके न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ये सब चीजें भी क्या रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि हीट कैलकुलेट करने के लिए सीपी और सीवी के बारे में समझना या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या आएगा हमारा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगी कि कितना टेम्परेचर, कितनी हीट हमें चाहिए किसी का भी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो देखते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट डेल क्यू, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट मतलब एक हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट, डेल क्यू मतलब कोई थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय डेल टी। किसी भी चीज का हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, उसके लिए डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। और कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम, डेल टी मतलब 1 डिग्री। देन हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज, हीट कैपेसिटी क्या होगी हमारा, डेल क्यू बाई डेल टी होता है। एस, ये क्या है हमारा, पूरा ओवरऑल पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। जब उसके हम पर यूनिट मास के बारे में बात करने लग जाएंगे तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो यदि हमें कुछ डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए किसी भी बॉडी का डेल टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, डेल क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी लिखते हैं। तो यहाँ पे एस स्मॉल वाला रहता है, ये वाला, क्योंकि वो पर यूनिट मास के लिए रहता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, कैपिटल ऐसे, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी ये पूरी बॉडी के लिए, ये उसके पर यूनिट मास के लिए रहता है, ये वाला। ओके, तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या होगा, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय यूनिटी। क्या होगा, कितनी हीट एनर्जी चाहिए हमें पूरी बॉडी का टेम्परेचर बस 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। पूरे बॉडी का टेम्परेचर बस 1 ही डिग्री हमको बढ़ाना है, 15 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हमें 16 डिग्री सेल्सियस करना है। उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें पूरी बॉडी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट्स क्या होगी इसकी, ऊपर में क्या है, हीट है तो उसकी यूनिट होगी जूल्स, और नीचे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों हो सकती है। केल्विन भी हो सकती है, डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स बाय केल्विन या जूल्स बाय डिग्री सेल्सियस। Different amount of heat may be needed for unit rise in temperature at different temperatures। और ये क्या हो सकती है, इसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, वेरी कर जाती है। यदि कोई चीज बहुत ज्यादा टेम्परेचर में है, मान के चलिए 400-500 डिग्री टेम्परेचर में, और उसमें हमें 1 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो जाएगी, ज्यादा हीट लग सकती है। तो वही अलग अलग मतलब अमाउंट ऑफ हीट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है फॉर यूनिट राइज। यूनिट राइज मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। डिफरेंट टेम्परेचर्स मतलब अलग अलग लेवल के टेम्परेचर्स में। एकदम हाई टेम्परेचर में यदि हमें 1 डिग्री भी बढ़ाना है तो हीट की वैल्यू ज्यादा लग सकती है वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारी इंटरनल एनर्जी है ही। ओके, तो पूरी बॉडी के लिए यदि हम बात करें जिसका हमें 1 डिग्री बस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हीट कैपेसिटी उस बॉडी का, यदि हम एक यूनिट मास ले लें, एक यूनिट हिस्से में यदि बढ़ाना है हमें हीट, एक यूनिट हिस्से में हीट 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हमें लगेगा, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। स्पेसिफिक चीजों का मतलब ही होता है कि वो मास से डिवाइडेड रहती है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखते हैं पहले इसके बारे में। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, कितनी हीट की हमें जरूरत है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास। यूनिट मास मतलब किसी एक बॉडी का हम एक यूनिट मास ले लेते हैं, मान के चलते हैं उस बॉडी का क्या है, मतलब एक फॉर एग्जांपल ले सकते हैं 10 किलो की बॉडी है तो उसका यूनिट मास क्या होगा 1 किलो। तो 1 किलो में हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, उस बॉडी के 1 किलो में कितनी हीट देंगे जिससे उसके एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब हम उसकी पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, उसके एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट से पूरी बॉडी बन जाती है, हम ऑब्वियस ही बात है एक एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो हाउ मच हीट नीडेड, कितनी हीट हमें जरूरत है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी, बस 1 डिग्री टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देंगे, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी तो बड़ा वाला हो गया कैपिटल एस, ये स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स और केल्विन तो पहले था ही, बस नीचे में क्या है मास भी डिवाइड हो रहा है, तो जूल्स पर केजी केल्विन, पर यूनिट केजी के लिए, या यूनिट चेंज भी हो सकती है, पर ग्राम केल्विन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल एस क्या होगा, कैपिटल एस बाई एम। कोई भी चीज की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको मास से डिवाइड कर देते हैं, वही मतलब होता है उसका स्पेसिफिक। तो कैपिटल एस क्या था हमारा, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास, तो कैपिटल एस की वैल्यू ही थी डेल क्यू बाई डेल टी, और नीचे क्या आ जाएगा एम हमारा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डेल क्यू बाई एम डेल टी, और यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हम लगाते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी, पर यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यही फॉर्मूला हम जब भी किसी की भी हीट निकालेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे m क्या होगा, उस सब्सटेंस का मास होगा, जो भी सब्सटेंस है उसका मास, उसको डिवाइड कर दिए तो यूनिट मास हमें मिल जाएगा ऑलरेडी, ओके। अब नेक्स्ट आता है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोल, एक मोल, मोल क्या होता है, केमिकल अमाउंट होता है, जो केमिकल मतलब जितने भी लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो केमिकल की मतलब स्टडी करते हैं केमिकल्स के ऊपर, उनका एक ये यूनिट होता है, एक मोल सब्सटेंस। तो हमें कितने हीट की जरूरत है किसी भी बॉडी के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल्स के लिए, उसकी 1 मोल के लिए कितना लगेगा, तो देखते हैं इसके बारे में। तो द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, कितनी हीट हमें जरूरत है टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऑफ 1 मोल, 1 मोल का, ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर हमें बढ़ाने के लिए, 1 मोल के टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, और टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं हम, बाय यूनिटी, मतलब हम 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा रहे हैं बस उसका टेम्परेचर, इज नोन एज मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। हर सब्सटेंस की क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उस सब्सटेंस की पर मोल 1 डिग्री हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हीट चाहिए, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, जूल्स और केल्विन तो होंगे ही, क्योंकि हीट है ऊपर में डेल क्यू है और नीचे डेल टी है, बस यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में पर केजी के लिए था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो ये पर मोल के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में मोल आ जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, C इज इक्वल टू एस बाई म्यू। एस क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी, पूरे बॉडी का है वो, पर मोल से उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल क्यू बाई डेल टी म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम आगे जाके n से भी डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। तो n और म्यू क्या होता है, सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ये हमें कहां देखने मिलता है, PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। इसी को हम एक और तरीके से क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो जनरली मैं आगे जाके मैक्सिमम टाइम मोल को हम कैसे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे, वही मतलब होता है, और म्यू का भी वही मतलब होता है, याद रखिएगा। तो नोटेशन चेंज होगी, तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। म्यू क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, कितना मोल है उस सब्सटेंस में वो, ओके। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C डेल क्यू बाई डेल टी, ओके। अब देखते हैं हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत जरूरी रहती है यदि हमें समझना है कि एक मॉलिक्यूल्स में कितनी एनर्जी होती है, उसी के लिए क्या होती है, ये यूज होती है। ऑलरेडी इस चीज को हम आगे काइनेटिक थ्योरी में एकदम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमें मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक सॉलिड के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तो उस सॉलिड की मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिराइव करने के लिए हमें ये लॉ जानना जरूरी है। तो देखते हैं ये लॉ क्या होगी, उसी से कनेक्टेड होगी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है लॉ, देखते हैं। इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है, फॉर ए डायनामिक सिस्टम, एक सिस्टम है जो क्या है डायनामिक कंडीशन में, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब टेम्परेचर सेम होगा उसका और उसके सराउंडिंग का। द टोटल एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब जिसके साथ भी है या सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर दोनों का सेम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक सिस्टम है, ठीक है। द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली amongst all the degree of freedom and the energy associated with each molecules per degree of freedom is 1/2 kBT। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा डायनामिक सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जिसका टेम्परेचर सेम है, उसमें हर एक मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी रहती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी होती है, 1/2 kBT। मतलब यदि एक मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, यही सब चीजें होती है। उसके 3 प्रकार के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। तो ये जो मोशन कर रहा है उसकी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होगी, 1/2 kBT। ओके, तो पहले इसको समझते हैं हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की यदि हम बात करें तो यहां पे हम एक डायग्राम देखते हैं। आगे मत बढ़िएगा, मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। यदि यहां पे मैं कोई पार्टिकल ले लूं, तो एक पार्टिकल यदि कोई स्पेस में एक चीज है जो क्या है हवा में है, जैसे ये पेन को मैं ऐसे स्पेस में ले लूं, अभी तो मैं पकड़ के रखा हूं इसको, तो यदि ये स्पेस में रहेगा तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल रहती है 6। तो कोई भी एक चीज क्या कर सकती है, एक्स एक्सिस में क्या कर सकती है, ऐसे ट्रांसलेट कर सकती है। यदि ये स्पेस में होगा हवा में, कोई इसको पकड़ के नहीं रखा है, वाई एक्सिस में क्या कर सकती है, ऐसे ऐसे ट्रांसलेट कर सकती है, या जेड एक्सिस ये वाला जो बाहर की तरफ निकल रहा है, इसमें क्या कर सकती है, ऐसे ऐसे ट्रांसलेट कर सकती है। ऐसे ऐसे जेड एक्सिस आपके तरफ, एक ऊपर, और एक एक्स एक्सिस ऐसे ऐसे, ये इसकी क्या हुई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई। अब ये क्या कर सकती है, एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकती है, वाई एक्सिस में रोटेट कर सकती है, जेड एक्सिस में रोटेट कर सकती है, दोनों तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी चीज यदि स्पेस में होगी तो उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, या तो वो एक्स डायरेक्शन में जाएगी, वाई जेड तीनों जगह जा सकती है, और किसी के भी अबाउट वो क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो मैक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। ये आपको वहीं से दिख रही है, वाई में रोटेशन, एक्स में रोटेशन और ये जेड में रोटेशन। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। एक्स एक्सिस में आगे पीछे कोई चीज हो सकती है, वाई एक्सिस में आगे पीछे, ऊपर नीचे, और ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आमने सामने, ठीक है। और अपने एक्सिस में वो क्या कर सकती है, तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट। तो टोटल किसी भी चीज की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर, उनमें क्या होगा, वो फुल मोशन कर रहे होंगे और उनके पास पूरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब यदि सिर्फ मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस के बस एक मोशन के बारे में बात करूं, ऐसा ऐसा वाला मोशन, ऐसे ऐसे मोशन में, तो इस मोशन में इस पार्टिकल के पास 1/2 kBT एनर्जी होगी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलती है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक पार्टिकल्स कंपन करते रहते हैं तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी हो सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे वो पार्टिकल्स है। तो एक भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी होगी। यदि वो पार्टिकल्स ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा भी मूव करने लग गया तो उसकी एनर्जी डबल हो जाएगी इसी की टर्म के हिसाब से। तो ये बोलती है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएट होगी। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kBT। यहां पे kB क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन, ये कांस्टेंट है। और T क्या है, उसका टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर का जो कंपन का मोशन है वो उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो कंपन क्या होगी, ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो kB क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है हमारा, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर केल्विन में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन एडिशन, अब एक और चीज, इन एडिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूटिंग पोटेंशियल एनर्जी विल हैव अनदर 1/2 kBT एसोसिएटेड विद इट। अब यदि ऐसी कोई चीज रही, आइडियल गैस तो नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस 0 होती है, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। यही हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है इंटरनल एनर्जी के लिए। तो यदि कोई भी रियल चीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इंटर एटॉमिक लेवल में।
यही चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो उसको पकड़ के रखती है। सेम इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल का एग्जांपल लेके, कोई बॉडी को ऊपर रख दिया हाइट में, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दूर कर दी एक दूसरे से, पकड़ के रखे हैं, दोनों के बीच में मतलब पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, दोनों पर छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगी, वैसे टाइप की। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी के कारण एनर्जी आएगी 1/2 kBT, ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में ऐसे कर रही है। यदि उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखें, जो सॉलिड में जरूर होगी, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहती है, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो ये टर्म और एक ऐड होगी, मतलब ये टर्म 2 हो जाएगी। तो इन एडिशन एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूटिंग पोटेंशियल एनर्जी विल हैव अनदर अमाउंट ऑफ 1/2 kBT एसोसिएटेड विद इट। अब बुक्स में देखेंगे इस चीज के बारे में तो आपको नहीं समझ में आएगा, वो सीधा इस वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई कर देगा, आपको वो नहीं बताएगा क्यों कर रहा है, बट ये इस वैल्यू से वो 2 में, इस वैल्यू से वो 2 मल्टीप्लाई क्यों करेगा, क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी यदि उसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, मतलब वो एक एक्स एक्सिस में ही ऐसे बस मूव कर रहा है, ना वाई में जा रहा है, ना जेड में जा रहा है, और ना वो किसी की भी अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू इसलिए होता है क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कंट्रीब्यूट करता है, जस्ट इतनी ही होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यही चीज हम देखेंगे अभी। तो इन एटम्स, फॉर एन एटम्स, यदि हम किसी एटम की बात करें और वो किसके, सॉलिड की बात करें, तो वाइब्रेटरी मोशन, एटम्स के सॉलिड क्या करेंगे, कंपन करते रहेंगे अपनी जगह में, इन्वॉल्व्स पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो एक सॉलिड्स के एकदम यदि अंदर लेवल की बात करें हम, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये चीज हमने प्रीवियस इंटरनल एनर्जी में अच्छे से पढ़ा है कि कैसे होती है इंटरनल एनर्जी, यही दोनों चीजों का सम होती है वो। बोथ मूड्स विल कंट्रीब्यूट ए टर्म ऑफ 1/2 kBT, मतलब ये 1/2 kBT की वैल्यू दुगनी हो जाएगी, क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी और एक पोटेंशियल एनर्जी, मगर ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं। यदि उसका मोशन x के साथ साथ y में भी हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, याद रखना, यदि पोटेंशियल एनर्जी भी है तो, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। रिजल्टिंग इन एन एवरेज एनर्जी ऑफ 3 kT। 3 kT क्या होगी, ये पूरी तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होगी, मतलब उसकी पूरी एनर्जी एक मॉलिक्यूल की जब वो ऐसे से कंपन करेगा तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में, मतलब एक्स वाई जेड हर जगह यदि वो मूव करेगा तो 3 kT एवरेज एनर्जी आ जाएगी। देखेंगे कैसे हम, क्योंकि इससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ 1 हो जाएगा और 3 वैल्यू वो आ जाएगी। ओके, तो ये चीज हमें समझ में आई। अब हम देखते हैं इसी चीज को डिराइव करते हैं कि जब हम सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं, किसकी, सॉलिड्स की निकाल रहे हैं। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं, मतलब C ऑफ, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं, स्मॉल कैपिटल, ठीक है, किसकी, सॉलिड्स की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यदि मैं फर्स्ट चीज देखूं कि एवरेज एनर्जी पार्टिकल्स की, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड ऑफ वन एटम, एक एटम की यदि हम एनर्जी देखें, किसके कारण, ड्यू टू इट्स ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब एक प्रकार का वाइब्रेशन मोशन, ऑसिलेशन मतलब एक प्रकार का वाइब्रेशन मोशन, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। और किसमें देखते हैं इसको हम, इन 1D, एक डायमेंशन में। एक डायमेंशन वाली चीजें क्या होती है, सिर्फ वो आगे पीछे ही होगी और कुछ नहीं हो सकती 1D में। तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, 2 इंटू 1/2 kBT। एक डायमेंशन में मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में ऐसे से हिलेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में ऐसे से वाइब्रेट कर रहा होगा, आगे पीछे अंदर लेवल में, सॉलिड्स के अंदर एक मॉलिक्यूल्स, यहां हम एक एटम्स की बात कर रहे हैं। तो 1/2 kBT किस कारण, उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण, और दुगना इसको हम क्यों किए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी है, सॉलिड्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इतना टर्म एक और कंट्रीब्यूट करती है, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
तो यहां से सिंपल क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो के बी टी बस क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक एटम की एनर्जी है, एक एटम की एवरेज एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो एवरेज लेते हैं। एक एटम की एवरेज एनर्जी जब वो 1D में होगा, मतलब जब एक ही जगह मूव कर रहा होगा। ओरिजिनली तो वो कहीं भी कंपन करते हैं, Z, Y, X सब में कंपन करते हैं। तो यदि इसी को हम 3D में देखें, इन 3D, 3 डायमेंशन मतलब अपन जैसे लोग हैं, अपन एक अपनी दुनिया में 3D में रहते हैं अपन। ठीक है, 3 डायमेंशन में रहते हैं। 4 डायमेंशन अभी तक किसी साइंटिस्ट को नहीं मिला है। ठीक है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत बात करते हैं उसके बारे में, बट 4 डायमेंशन चीजें नहीं है। नॉर्मली सारी चीजें 3D में होती है, हम सब जितने भी लोग बने हुए हैं। तो 3D में यदि हम बात करें ओरिजिनली, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, हर जगह कंपन करेंगे, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, हर जगह। तो उसमें क्या होगा, एक डायमेंशन की इतनी एनर्जी तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो 3 डायमेंशन में कितनी एनर्जी हो जाएगी, 3 केबीटी, एक प्रकार की उसकी एवरेज एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स की। तो 3 केबीटी क्या हो जाएगी हमारी, 3 डायमेंशन में उनकी एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल्स की। ओके, अब यदि हम एक चीज लें, लेट एन एक टर्म लेते हैं जो क्या बताएगी हमें, एन एक टर्म जो हमें क्या बताएगी, वो बताएगी नंबर ऑफ एटम्स। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। एक मोल सब्सटेंस में, जो एक केमिकल अमाउंट है, एक मोल सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स। एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, वो किससे डिनोट होगा, Na से डिनोट होगा। ओके, तो ये क्या बताएगा हमें, नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। तो यदि हम अब इंटरनल एनर्जी की बात करें, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, U इज इक्वल टू, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सारे एटम्स के अंदर की जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वही होती है इंटरनल एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जो वो कंपन करते हैं वो, और एक तो वो जो उनके बीच की इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती है, उसी के कारण इंटरनल एनर्जी आती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, उस पूरे ऑब्जेक्ट की, या एक मोल की हम बात करें, उसके एक मोल की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये टर्म 3 kBT। ओके, और इंटू ये एक एटम की, कितने नंबर ऑफ एटम्स है उस मोल में, एक मोल में Na, तो इंटू क्या हो जाएगा हमारा Na। इतने नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स उतनी एनर्जी, एक एटम की इतनी एनर्जी, तो नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहां से हम एक और टर्म देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3, और ये जो हमारी टर्म है Kb और Na, ये क्या बन जाता है हमारा, R बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा 3RT, ब्रैकेट में R इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na Kb। Na क्या है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, और Kb क्या है हमारा, Kb हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। Kb की वैल्यू वही है हमारी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी हमने देखी 1.23 कुछ करके थी। ओके, और R क्या होगा हमारा, गैस कांस्टेंट। R क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.31 कुछ रहती है। ओके, तो ये आ गया हमारा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, U इज इक्वल टू 3RT। ओके, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बोलती है, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, यही बोलती है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी को भी हीट देंगे तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और क्या करेगा, या तो हमें वर्क डन करके देगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, PdV भी डाल सकते हैं डेल W वाली जगह में। ओके, तो चलिए डाल देते हैं। तो डेल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W की वैल्यू क्या होती है, P dV होती है। वर्क डन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं P dV से, प्रीवियस लेक्चर में हमने यही देखा है, बिल्कुल। तो P dV डाल दिया यहाँ पे वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होगा, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस
PdVAI। अब क्या होगा यदि हम सॉलिड्स के लिए बात करें, यदि हम सॉलिड्स के लिए बात करें, फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स में क्या होता है, जो डीवी है या इसको हम बोले डेल वी बोलते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग क्या होता है, जीरो होता है। सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता भाई, वो एकदम सॉलिड रहता है, उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा चीज लगेगी। तो जनरली क्या होगा, डीवी जीरो हो गया मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब जो डेल क्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल यू के बराबर हो जाएगा। जितनी हीट देंगे उतनी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए निकाल रहे हैं हम, सॉलिड के लिए। अब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, C इज इक्वल टू 1/μ। म्यू क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ मोल, जिसको हम N से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल क्यू बाई डेल टी, यही होगा। अब ये क्या हम किसके लिए यूज कर रहे हैं इसको, एक मोल सब्सटेंस के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने Na एक मोल के अंदर कितने आइटम होंगे वही एज्यूम किया था। तो म्यू क्या है हमारा, 1 मोल है, याद रखिएगा। तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। डेल टी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो किसके लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ही तो रहेगा, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ही तो रहेगा। तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगी बताओ, C इज इक्वल टू होगा सिर्फ डेल क्यू की वैल्यू, और डेल क्यू डेल यू के बराबर है, और डेल यू हमारा किसके बराबर है, डेल यू है हमारा 3RT के बराबर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है पूरी वैल्यू लिखते हैं, 3RT बाई T होगा, क्योंकि सिर्फ 1 ही डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, T भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो C इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। तो मतलब यदि हम सॉलिड की मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालें ना तो वो 3R ही आएगी, सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ 3R आएगी उसकी वैल्यू। अब यदि हम R की वैल्यू पुट कर दें तो C कितना आएगा हमारा, C की वैल्यू कितनी आती है, 24.93। C की वैल्यू आती है 24.93, यूनिट्स क्या होगी, जूल्स पर मोल केल्विन। ये क्या आती है, C की वैल्यू आती है सॉलिड्स के लिए। मतलब हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके ही पूरे सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर दी कि वो क्या होगा, 3R होगा। यहां पे हमने R की वैल्यू क्या ली है, R की वैल्यू हमने ली है 8.331, यूनिट्स तो वही रहेगी 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। यहां पे ये R की वैल्यू ली है हमने, इसी को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो 24.93 वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है, सॉलिड्स की मोलार स्पेसिफिक हीट के बारे में 24.93, ठीक है, ये 24.93 डाटा याद रखिए। अब हम देखते हैं टेबल कि अलग अलग मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। हमने क्या देखा, कितना आया, 24.93 आया। ओके, अब यदि हम अलग अलग मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबके बारे में आपको दिखाऊंगा फॉर सम सॉलिड सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है यही प्रेशर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यही प्रेशर में हर चीजें रहती है। तो एल्यूमिनियम की देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भले अलग हो सकती है, देखिए 24.4 एकदम पास में ही है, ठीक है। दूसरी देखते हैं कॉपर की, कॉपर की भी देखिए 24.5 उसी के एकदम पास, ठीक है। कार्बन की बस एक नहीं होती है, एक्सेप्शन है, लेड की देखें 26.5, ठीक है। सिल्वर की देखें 25.5 और उसके बाद टंगस्टन की देखें तो 24.9। देखिए सारी वैल्यू सेम आ रही है। कॉपर एक प्रकार कार्बन एक प्रकार का एक्सेप्शन होता है सॉलिड फॉर्म, यही बस एक नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं कि पूरी जो भी हमने अभी क्या किया, डिराइव करके निकाला, जो भी हमने अभी वैल्यू निकाली 24.93 सारी वैल्यू उसके पास में ही है। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम कोई भी डिराइव करते हैं तो उससे क्या होती है, जो भी वैल्यू आती है वो एकदम परफेक्ट ही आती है। इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, पूरा एक्सप्रेशन करते हैं, मतलब डेरिवेशन करते हैं तो वैल्यू लगभग सेम आती है। तो आप देख सकते हैं सबकी वैल्यू पास में ही है 24.93 के। बस एक एक्सेप्शन क्या है हमारा, कार्बन, वो भी सॉलिड फॉर्म।
ठीक है, तो देखिए मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जूल्स पर मोल केल्विन, सबकी वैल्यू क्या आई है, पास आई है। तो ये क्या है, सॉलिड्स की मोलार स्पेसिफिक हीट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, वाटर की। वाटर की कैसे होती है देखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर के बारे में बात करते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्योंकि जनरली क्या होता है, वाटर हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है, तो जितने भी हम सिस्टम चलाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं। तो देखते हैं पुराने टाइम में यदि हम बात करें तो पुराने टाइम में जब हीट के बारे में आया नहीं था तो लोग उसको कैलोरीज के नाम से समझते थे, जिसको हम कैसे कैल से डिनोट करते थे। तो पुराने जमाने में जब हीट डिराइव नहीं हुआ था तब लोग उसको कैसे बोलते थे, कैलोरीज के नाम से बोलते थे। तो इन ओल्ड टाइम्स कैलोरी इज यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ हीट। अर्लियर इट वाज डिफाइंड एज, पहले हम उसको कैसे डिफाइन करते थे कि कितनी हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट की जरूरत है हमें 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो पुराने टाइम में हम क्या करते थे, ऐसा डेफिनेशन यूज करते थे। बट आगे जाके हमें पता चला कि हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, जैसे वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। तो हीट की भी यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल्स होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, बट लेटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ वाटर वेरीज स्लाइडली विथ टेम्परेचर। तो उसके बाद क्या पता चला हमें कि एक तो स्पेसिफिक हीट के बारे में पता चला, दूसरी चीज क्या पता चली कि एक तो हीट क्या है, एनर्जी, तो उसको जूल्स में डिनोट करना चाहिए। सेकंड चीज, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, मतलब जो टेम्परेचर चेंज होगा तो वो वेरी कर सकती है। इसका मतलब यदि अलग अलग टेम्परेचर में हम वर्क करते रहेंगे तो कितनी हीट उसको देना है अलग टेम्परेचर में, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे ये ग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही लिखा है, लेटर क्या डिस्कवर्ड हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो क्या हुई, स्लाइडली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट कितनी हीट चाहिए हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो क्या होती रहती है, चेंज हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, और किसमें है, वो कैलोरीज में है और ग्राम में है। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हम कैसे देखते हैं, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, जो हीट के फॉर्म में देखते हैं। ये क्या है, हमारा कैलोरीज की यूनिट में। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जब कम टेम्परेचर रहेगा, जीरो इधर एक्स एक्सिस में क्या है हमारा, डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या है, क्या स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं 40-50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 40 और 60 के बीच में क्या होती है, उसकी वैल्यू एकदम कम हो जाती है। और 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। मतलब 40-50 डिग्री सेल्सियस के बाद यदि हम हीट देंगे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो हमें क्या लगेगी, कम अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। वही हम 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास यदि हम उसको हीट देंगे 1 भी डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या लगेगी, हमें ज्यादा लगेगी। तो क्या करती है, वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। बट हम जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ऐसा हम नहीं देखेंगे कि वेरी कर रही है, क्योंकि हम उसमें क्या लेंगे, एक ही वैल्यू लेंगे और उसको कांस्टेंट मानेंगे, जिस टेम्परेचर रेंज में हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यदि अब हम डेफिनेशन देखें कि 1 कैलोरी का डेफिनेशन एकदम स्पेसिफिकली क्या होता है, तो क्या होगा, 1 कैलोरी इज डिफाइंड टू बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितने से कितना, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस से। ये क्या है, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है उसका, कैलोरीज का। एज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमें बाद में पता चला कि हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, हेंस जूल्स इज द प्रिफर्ड टू यूज यूनिट ऑफ हीट। फिर हमने क्या किया, जूल्स को प्रिफर करना चालू किया उसकी यूनिट यूज करने के लिए, किसमें, एसआई यूनिट में। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.186 जूल्स पर केजी केल्विन, और 4.4186 क्या होगा, जूल्स पर केजी केल्विन, और 4.186 क्या होगा, जूल्स पर ग्राम केल्विन होगा। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज को यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स बनाते समय। तो ये दोनों वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जब 4186 जूल्स पर केजी होगा तो ये किसमें होगा, पर केजी में होगा, जब पूरा 4 डिजिट रहेगा, और पॉइंट लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। तो ये चीज याद रखने वाली चीज है, क्योंकि ये यूज होगी हर जगह। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट देखते हैं। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है, एक प्रकार का कन्वर्जन फैक्टर है। यदि हमें वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियस ही बात है वर्क से हीट बनती, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और हीट बनेगी। तो उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो एक हम कन्वर्जिंग फैक्टर यूज करते हैं। हम एक न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कितनी हीट वर्क के कारण जनरेट हो रही है, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, ये फैक्टर यूज होता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखते हैं क्या होता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड, कितना हमें वर्क की जरूरत है टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ हमें वर्क की जरूरत है 1 कैलोरी ऑफ हीट क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। ऑब्वियसली बात है वर्क से कैसे हीट जनरेट होता है, तो ठंडियों के टाइम में हम क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसे रब करते हैं ताकि हैंड्स में क्या हो, हीट जनरेट हो। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने से क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। तो सेम इट इज जस्ट अ कन्वर्जिंग फैक्टर। एक क्या है, ये एक प्रकार का कन्वर्ट करने का फैक्टर है हीट को वर्क में, इतने वर्क से कितनी हीट पैदा हो सकती है। तो 1 कैलोरी हीट एनर्जी कितने की होगी, इक्वल टू 4.186 जूल्स, और इसको हम यदि हम राउंड ऑफ करके बोले तो 4.2 क्या होती है, जूल्स के बराबर होती है। इसका मतलब यदि हमें वर्क मिल रहा है और वर्क, उस वर्क से हमें देखना है कि कितनी हीट कन्वर्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, उस वर्क से कितनी हीट कन्वर्ट होगी वो मिल जाएगी। फिर आगे जाके हम देखेंगे सेकंड लॉ में कि एकदम पॉसिबल है ही नहीं हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट करना, वो सेकंड लॉ में आता है। ओके, अब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस के बारे में देखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसपे यही वीडियो बेस्ड है। अभी जाके हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे कौन सा, मेयर्स इक्वेशन का, तो ये चीज के बारे में जानना जरूरी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, दोनों गैसेस मतलब जो रिलेशन हम देखेंगे वो दोनों के लिए लागू करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के लिए वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। फॉर गैसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन दी प्रोसेस और अंडर विच कंडीशन हीट एक्सचेंजेस बिटवीन द गैसेस एंड द सराउंडिंग इज टेकिंग प्लेस। तो किस पे इसमें डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की, कि कौन से प्रोसेस से हो रही है। प्रोसेस से हो रही है इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, उसमें क्या करती है, एक स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, अंडर विच कंडीशन, कैसी कंडीशन में क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। देयर आर 2 मेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ए गैस। क्या होती है, 2 मेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, किसके लिए, गैसेस के लिए। फर्स्ट क्या, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा क्या होगा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम जनरली स्कूल लेवल में क्या करते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम साथ में क्या करते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और मोल क्या है, एक प्रकार का केमिकल अमाउंट। बट जब आप हायर लेवल्स में जाएंगे तो वहां पे मोलार को ज्यादा फोकस नहीं करते, वो सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब पर यूनिट मास वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, जो ये मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर में, ऐसी सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है कांस्टेंट प्रेशर में। तो जो भी हम इसके लिए रिलेशन डिराइव करेंगे वो उसके लिए भी लागू होता है, मतलब दोनों लगभग सेम ही चीज होती है। भले दोनों का डेफिनेशन अलग है, बट जो रिलेशन हम यूज करते हैं वो दोनों के लिए सेम क्या होता है, लागू होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मोलार हीट कैपेसिटी या मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो डेफिनेशन देखते हैं। अब यहां पे मोलार हीट कैपेसिटी बोल रहा है तो वो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है, क्योंकि हम डेफिनेशन में देखेंगे कि वो 1 मोल के लिए ही होगी। फर्स्ट देखते हैं मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, CV से डिनोट करते हैं। नीचे सबस्क्रिप्ट में V लग गया, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलार है, क्योंकि C से हम डिनोट कर रहे हैं। S होता तो क्या होता, हमारा नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता, और सबस्क्रिप्ट में V है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, सबस्क्रिप्ट में P आ जाएगा मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, जो हम ऑलरेडी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक बार पढ़ चुके ही हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट की हमें जरूरत है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, कितनी हीट की जरूरत है हमें 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऑफ द गैस बाय 1 डिग्री, मतलब बाय यूनिटी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन। दोनों क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता है, 100 का डिफरेंस होता है इसके बीच के लिमिट्स में, ठीक है, बाकी लोग में नहीं होता, फ़ारेनहाइट में अलग होता है, रीमर स्केल में अलग होता है, इसलिए। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें जरूरत है 1 मोल का, 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, या हम बोले 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब क्या होगी, जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में रहेगा, मतलब एक फिक्स कंटेनर रहेगा, वो कंटेनर क्या होगी, उसकी बाउंड्रीज एक्सपैंड नहीं करेगी, ठीक है, इज नोन एज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल के लिए ही है ये। सेकंड, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में हमें कितनी हीट चाहिए रहेगी, 1 मोल गैस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए।
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट की हमें जरूरत है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल गैस का, बाई 1 डिग्री और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। किसमें? कांस्टेंट प्रेशर में। जब क्या है उसमें दबाव एकदम कांस्टेंट है। इसको हम कैसे देख सकते हैं? एक पिस्टन ले और एक पिस्टन के ऊपर वेट रख दें तो वो क्या होगा, पिस्टन कंटिन्यूअसली कांस्टेंट प्रेशर उसमें बनाया रखा हुआ है। जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, याद रखिएगा, ये चीज हम देखेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। तो इज नोन एज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, या हम बोल सकते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा सीवी और सीपी क्या होता है। सी है तो इसका मतलब मोलार हीट कैपेसिटी है वो, सबस्क्रिप्ट में वी मतलब कांस्टेंट प्रेशर, सबस्क्रिप्ट में पी मतलब कांस्टेंट, वी है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, पी है मतलब कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब हम एक चीज देखते हैं कि जो हमेशा सीपी होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू सीवी। मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं होती, कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ती है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, क्योंकि दबाव एकदम ज्यादा है, और दबा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स एकदम कंप्रेशन में है, तो वहां पे हीट देना ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम फिक्स्ड है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होंगे, वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा लेगा वहां पे अपना। तो फॉर ए गैस मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट जो होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू मोलार हीट कैपेसिटी की बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम में, ऑलवेज हमेशा रहेगी। बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि हम कांस्टेंट प्रेशर में बात करें, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज दी टेम्परेचर, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है जब गैसेस क्या होती है, दबाव में रहती है। जब उनके ऊपर प्रेशर अच्छा खासा रहता है तो हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। यदि हमें उनका टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ाना है तो फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस पे एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में देख रहे हैं हम, ठीक है, बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एज कंपेयर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि हम कंपेयर करें कांस्टेंट वॉल्यूम से, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है, बस उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी, अंदर आप हीट दे दो तो वो क्या होगी, प्रेशर बढ़ाते रहेगी, तो हीट की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। कांस्टेंट प्रेशर, दबाव यदि कांस्टेंट है तब हम हीट दे रहे हैं तो हीट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ही। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे अपना। तो नेक्स्ट आता है क्या हमारा, रिलेशन बिटवीन सीपी और सीवी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि सी है, ठीक है, बड़े में लिखे हैं तो स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं, और पर 1 मोल के लिए ही करेंगे तो आप स्मॉल भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम पर मोल के लिए कर रहे हैं। सीपी और सीवी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। क्या होता है, बड़ा कौन है दोनों में से, बड़ा रहता है सीपी, बड़ा रहता है, क्योंकि हमने देखा ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर में, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, एक मेयर्स फॉर्मूला होता है, या हम उसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन, उसको हमें क्या करना है, डिराइव करना है। ओके, तो चलिए डिराइव करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, मेयर्स इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को डिराइव करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या हम एजम्पशन ले रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारा, एजम्पशन, कि हम एजम्पशन क्या ले रहे हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन हम क्या लेंगे, फर्स्ट एजम्पशन हमारा रहेगा, एक तो हम आइडियल गैस ले रहे हैं। आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, इसका मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेस उसमें कम रहती है आइडियल गैस, ठीक है, मगर इसके पार्टिकल्स कंपन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें, ये हम किसमें देखें, इंटरनल एनर्जी में देखें। सेकेंड एजम्पशन हमारा ये रहेगा कि हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल पे हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली होता है, जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, पूरे मॉलिक्यूल का मास क्या है, तो एक आइडियल गैस और 1 मोल ऑफ गैस के लिए डिराइव करेंगे। इसका मतलब हम बड़ा लिखें, सी को बड़ा लिखे, सी का शो करता है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक बोल दिए इसलिए हम स्मॉल लिखते हैं, कैपिटल लिखे, स्पेसिफिक लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि 1 मोल के लिए कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ओके, तो इसको शुरू करने के, इसको डिराइव करने के लिए हमें सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर डिराइव करना है। तो उसको डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम अपनी यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपनी यूज करेंगे, जो क्या बोलती है, डेल क्यू इज इक्वल टू
डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यही है कि यदि हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा या हमें वर्क करके देगा, या दोनों कर सकता है, इंटरनल एनर्जी भी थोड़ी सी बढ़ा सकता है, थोड़ा सा वर्क करके भी दे सकता है। ये चीज हम और अच्छे से समझेंगे जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देखेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किसी सिस्टम में हम हीट ऐड कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस से हीट का ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जब हम हीट ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो हीट, कितनी हीट ऐड कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अमाउंट, डेल क्यू हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हीट अपनी ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। तो यहां से यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में बात करें तो क्या होगा हमारा, डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू सीवी डेल टी हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सीवी डेल टी। क्यों क्यों सीवी डेल टी होगा, जितनी भी हीट हम ऐड कर रहे हैं उसको हम कैसे ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड कर रहे हैं। तो जो भी हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करते हैं वो क्या हो जाती है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और 1 मोल ऑफ गैस के लिए कर रहे हैं, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा हमारा, सीवी डी टी हो जाएगा। ओके, तो ये एक कंडीशन होगी हमारी। दूसरी एक और कंडीशन देखते हैं कि अब जब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब जो डेल वी होगा, डेल वी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ओके, डेल वी जीरो हो गया तो इसका मतलब जो पी डेल वी टर्म होती है किसके आती है, पी डेल वी क्या होता है, डेल डब्ल्यू, वर्क डन को हम कैसे निकालते हैं, पी डेल वी निकालते हैं, बिल्कुल। तो जो पी डेल वी टर्म होगी वो भी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यदि हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी, डेल डब्ल्यू वाली, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू के बराबर हो जाएगा, जब डेल डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म क्या आ गई हमारी, आ गई। अब यदि यहां से हम सीवी की वैल्यू निकालें तो सीवी इक्वल टू क्या आएगा हमारा, सीवी इक्वल टू आ जाएगा, सीवी यही है, नीचे दे देते तो क्या आ जाएगा, डेल क्यू बाई डेल टी आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट लॉ से डेल क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा, डेल यू है। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम, और क्या लिखेंगे, साथ में हम क्या कर रहे हैं, हीट भी ऐड कर रहे हैं, और किसमें कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी, और किसमें कर रहे हैं हम, कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अभी हम, तो इसलिए सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। ओके, तो यहां से सीवी क्या हो गया हमारा, डेल यू डेल टी हो गया। अब हम यहां से एक और चीज लिख सकते हैं, सीवी इक्वल टू नॉर्मल हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल टी भी लिख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट में वी हटा दिए, क्यों हटा दिए सबस्क्रिप्ट में वी, क्योंकि जो आइडियल गैस है हमने क्या एजम्पशन लिया है, आइडियल गैस का एजम्पशन लिया है, और आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है। रियल गैस होती तो वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती। तो यहां पे वी हम क्यों हटाए, क्योंकि सिंस यू मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन ओनली टी, सिर्फ क्या होती है वो, टेम्परेचर पे ही डिपेंड होती है। यू ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टी, क्योंकि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम से उसे कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए ये जो सबस्क्रिप्ट वी है इसको हम क्या कर देंगे, यहां पे ड्रॉप कर देंगे। रियल गैस लेते हम तो वी लेना पड़ता है, क्योंकि रियल गैस का वो रहता है, मगर हमने एज्यूम किया कि आइडियल गैस के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या आ गया हमारा, ये वाला एक रिलेशन आ गया, जो ये रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो हमने एक प्रोसेस ले लिया कांस्टेंट वॉल्यूम में, अब एक और प्रोसेस लेते हैं, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हीट, कितनी हीट ऐड कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अमाउंट, डेल क्यू एडेड ठीक है, एडेड लिख सकते हैं, या आप एक और टर्म लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब लिख देते हैं,
ऐड भी है, ऐड भी कर रहे हैं और एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब भी करवा रहे हैं। एब्जॉर्ब मतलब जो भी सिस्टम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपना डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। और किसमें देखेंगे हम अभी, अब नेक्स्ट कांस्टेंट एट कांस्टेंट। अब अपना प्रोसेस कौन सा होगा, प्रेशर। वॉल्यूम के लिए हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर के लिए करेंगे। ओके, तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, डेल क्यू जो हम हीट ऐड कर रहे हैं वो किस में ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर में ऐड कर रहे हैं। तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी डेल टी हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज, यहां पे जब हमने एक्सप्रेशन लिखा तो यहां पे क्या रहता है, हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक उसमें एक और टर्म क्या आती है, एम या एन आता है। एम मतलब एम सीवीडीटी या एन सीवीडीटी। तो यहां पे हम एन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो भी डिराइव कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एक मोल ऑफ गैस के लिए कर रहे हैं। तो यहां पे जो एन वाली टर्म आती उसको हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम एक मोल ऑफ गैस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पे भी क्या होता, एन आता, बट हम एन को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक मोल ऑफ गैस के लिए क्या कर रहे हैं, अपना डिराइव कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं लिखे। ओके, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद ये तो क्या हो जाएगा, हमारा सीवी डेल टी हो जाएगा। तो यहां से यदि हम सीपी की वैल्यू निकालें तो सीपी क्या आ जाएगा हमारा, सीपी आ जाएगा हमारा डेल क्यू बाई डेल टी आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो क्या होगा, यहां पे कांस्टेंट प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा है, तो क्या होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दोनों टर्म आएगी। तो क्या होती है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहां पे दोनों टर्म रहेगी। प्रीवियस वाले में क्या हुआ था, डेल डब्ल्यू जीरो हो गया था, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम नहीं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कैसे मिलेगा हमें, जब फैलेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो वर्क का फंडा आएगा, तो यहां पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे यदि हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जब वॉल्यूम वाली टर्म नहीं आ रही तो एक और स्टेप लिख लेते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी डीवी। डी और डेल लिखें कोई टेंशन नहीं है, सबका मतलब वही होता है, ठीक है। डिफरेंस ही देख रहे हैं हम यहाँ पे, डेल भी क्या है, डिफरेंस ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कहीं डेल, यहाँ पे डेल लिखे और यहाँ पे डीवी लिख दिए, तो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल क्यू की वैल्यू क्या होगी, डेल क्यू है और डेल क्यू में डीवी और पीडीवी है, तो दोनों के नीचे क्या आएगा, डीटी की टर्म आएगी। तो क्या होगा, डेल यू बाई डेल टी। और कौन से प्रोसेस में हम कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में है हम ये, तो इसलिए सब्सक्रिप्ट में क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ओके, प्लस पीडीवी, पीडीवी बाई नीचे क्या होगा, डेल टी, इसके भी नीचे आएगा डेल टी। और ये भी कौन से प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, क्योंकि प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और लिखें तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो डेल वी डी है इसका हम क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्ट से पी हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, फिर वही फंडा, डेल यू बाई डेल टी, और इसके सब्सक्रिप्ट से हम पी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों, सेम वही फंडा, जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो यू होती है वो सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, उसको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो यहां का पी सब्सक्रिप्ट है इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से सेम वही रीजन के कारण हम क्या करेंगे, पी हटा देंगे। यहां पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से हम नहीं हटा सकते, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर ऑब्वियस ही बात है चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल क्यू बाई डेल टी, और क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी हमारी। पी को हम बाहर लिख सकते हैं क्या, ओके लिख लेते हैं, प्लस पी को हम बाहर ले लेते हैं, पी डीवी बाई डी टी, डी के फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो डेल था, डी ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मतलब वही है यहाँ पे, ठीक है, कोई ज्यादा एक्सक्लूसिव मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू हमने सीवी कैलकुलेट कर ली, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम में होती है। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सीपी इक्वल टू, ये डेल यू बाई डेल टी क्या हो जाएगा हमारा, सीवी हो जाएगा, सीवी प्लस आगे की टर्म वैसी रहेगी, पी डीवी बाई डी, और ये किस कौन से प्रोसेस में, हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। यहां से तो हम हटा दी क्योंकि हमें पता है क्यों हटाए हम। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, अभी इक्वेशन बन गई। अब
हमें दो वैल्यू मिल गई, अब इसकी वैल्यू हमें बस पुट करनी है। इसकी वैल्यू किसके टर्म में आएगी, आर के टर्म में आएगी, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। क्या काहे के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जो क्या बोलती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यही होती है हमारी इक्वेशन। बट एन का तो अभी हमें टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक मोल के लिए अपना सारी चीजें देख रहे हैं, तो एन क्या होगा, हट जाएगा हमारा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, सिर्फ पीवी इज इक्वल टू आर टी, एन हट जाएगा क्योंकि एक मोल के लिए कर रहे हैं। ओके, अब ये टी को क्या करते हैं, वी के नीचे दे देते हैं, और पी को भी हम क्या करेंगे, उधर दे सकते हैं क्या, ठीक है, रुकते हैं। तो पी यहां, बी यहां, और ये टी को हमने इसके नीचे दे दिया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ओके, अब ये v बाई टी है, इसको हम क्या करते हैं, प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है ही, क्योंकि किस प्रोसेस में हम वैल्यू डालेंगे वो प्रेशर में क्या है, यहां पे हमें वैल्यू डालना है, तो ये तो कांस्टेंट प्रेशर का ही प्रोसेस है, तो कोई टेंशन नहीं। हमें क्या करना है, डेल वी बाई डेल टी करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे डीवी बाई डी टी को। तो क्या हो जाएगा, ये p dv बाई dt हो जाएगा, और इक्वल टू r, ये हो गया। ओके, और क्या होगा, कौन से प्रोसेस के लिए हम कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी में वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, p आएगा। तो ये क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई r की। मतलब इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, p dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, cp इक्वल टू cv माइनस, माइनस नहीं, बीच में क्या है देखते हैं कौन सा साइन है, cv प्लस साइन है, और इस वैल्यू की वैल्यू क्या आ गई, हमारी r आ गई, तो बीच में क्या आएगा हमारा, प्लस r। अब ये cv को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cp माइनस cv इक्वल टू r। तो ये क्या कर लिया हमने, डिराइव कर लिया, cp माइनस cv इक्वल टू r। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अपनी मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन क्या है हमारी, मेयर्स इक्वेशन, या मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पूछता है कि डिराइव करो मेयर्स इक्वेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एकदम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब एक और टर्म के बारे में बात करते हैं। एक और टर्म आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गामा। ठीक है, गामा को आप कैसे भी बना सकते हैं, मैं ऐसे बनाता हूं, कुछ कुछ लोग वाई के फॉर्म में भी उसको बनाते हैं, गामा बोलते हैं इसको। ठीक है, आप ऐसे आर के फॉर्म में भी बना सकते हैं उसको, बट थोड़ा सा बड़ा, तो गामा को लोग वाई के फॉर्म में ही बनाते हैं। ये गामा क्या होता है हमारा, ये गामा को हम बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। यस, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, या हीट कैपेसिटी रेशियो भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम, हीट कैपेसिटी रेशियो, या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोले, दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि वो इन लोग दोनों का ही रेशियो होगा। तो गामा इक्वल टू क्या होता है हमारा, गामा की यदि हम वैल्यू देखें, तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, सीपी की है, तो वो क्या आएगी, ऊपर में आएगी। तो गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी बाई सीवी होता है। तो गामा क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी रेशियो। ये एक और टर्म होती है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगी कि सीपी बाई सीवी का रेशियो आपको दिया रहेगा सीधा एक वैल्यू पॉइंट में। यूनिट्स क्यों नहीं, कोई कुछ नहीं होगी, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी गामा की, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये गामा की वैल्यू यूज करके दोनों की वैल्यू आर, और मतलब सीपी की वैल्यू आर और गामा के टर्म्स में निकाल सकते हैं हम, और सीवी की वैल्यू आर और गामा के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज करते हैं गामा को। तो हम क्या करेंगे, सीपी को ऐसे ही रहने देते, सीवी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आएगी वैल्यू हमारी, सीपी इक्वल टू गामा सीवी, यही आएगी, सीवी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सीपी की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगी हमें, सीवी की वैल्यू मिलेगी। ओके, यहां पुट करते हैं, तो सीपी के बदले हमें क्या करना है, गामा सीवी पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, गामा सीवी माइनस क्या है, सीवी इक्वल टू आर।
ये है हमारी इक्वेशन। देख लेते हैं फिर से, गामा सीवी सीवी माइनस आर। ओके, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सीवी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, गामा माइनस वन इक्वल टू आर। अब यदि हम यहां से सिर्फ सीवी की वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन। तो ये क्या रहती है, ये इक्वेशन भी क्या रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म में, और आर माइनस वन के गामा क्या है हमारा, गामा माइनस वन के टर्म में। यहां पे जो आर है आपको पता है ना, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.31। ओके, यहां हम उसको सिंपली क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं आर को, जो क्या रहता है, यूनिवर्सल वाला रहता है, स्पेसिफिक वाला नहीं रहता। ठीक है, ओके। अब इसी को हम एक बार और कैसे यूज कर सकते हैं, हम सीवी की वैल्यू निकाल दी, अब सीपी की वैल्यू निकालते हैं। तो एक और हम क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं, और हमें अब क्या करना है, अब हमें सीवी की वैल्यू यहां से निकालनी है, क्योंकि हमने सीपी निकाल ली। तो ये सीवी को इधर दे देंगे और गामा को क्या दे देंगे, इसके नीचे दे देंगे। तो क्या आएगी अगली वैल्यू हमारी, सीवी को इधर ले ले रहे हैं और गामा को नीचे, तो क्या आ जाएगा, सीवी इक्वल टू सीपी बाई गामा। ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फिर हम इसमें पुट कर देते, तो क्या मिलेगा हमें, सीपी की वैल्यू मिल जाएगी गामा और आर के टर्म में। ओके, पुट करते हैं, सीपी इस तरफ है। ओके, क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं, सीपी यहां है, सीवी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी था, तो सीपी बाई गामा इक्वल टू आर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। सीपी सीपी कॉमन निकाल लेते हैं, सीपी हो गया, अंदर में क्या बचा, 1 माइनस 1 बाई गामा इक्वल टू आर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, नीचे में गामा आ जाएगा, यहां पे ऊपर कुछ नहीं है, तो गामा माइनस वन इक्वल टू आर। तो यहां से क्या होगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर ये दोनों नीचे, तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला गामा ऊपर चले गया, तो गामा आर, गामा क्या है, हीट कैपेसिटी रेशियो, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, गामा माइनस वन। तो ये क्या आ गई, सीपी और सीवी की वैल्यू आ गई हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और हीट कैपेसिटी रेशियो के टर्म में। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन रहते हैं, ये क्या रहते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको ये एक्सप्रेशन याद रखने पड़ेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो बिल्कुल इन एक्सप्रेशंस को याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपका ये दोनों क्या होंगे, यूज होंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमने डिराइव कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं, ए गैसियस मिक्सचर एनक्लोज्ड इन ए वेसल। एक गैस का मिक्सचर है जो क्या है, एक वेसल में क्या है, एनक्लोज्ड है, वेसल में वो क्या है, मिक्सचर हमारा बंद है। क्या कंसिस्ट करता है वो, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस। 1 ग्राम मोल मतलब ये क्या दी है, एन की वैल्यू दी है हमें, या हम म्यू बोले, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दी है। 1 ग्राम मोल ऑफ गैस है, एक गैस का मिक्सचर है, एक क्लोज्ड वेसल के अंदर बंद है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में, याद रखिएगा। ठीक है, मोल ऑफ अ गैस ए कंसिस्ट, 1 ग्राम मोल है किसका, गैस ए का, जिसकी गामा की वैल्यू क्या है, 5/3। गामा क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी रेशियो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो, एंड सम अमाउंट ऑफ गैस बी, एक गैस बी भी है, कंटेनर के अंदर 2 गैस है, ए और बी, और उसका गामा कितना है, 7/5 है। एट टेम्परेचर टी, दोनों किस टेम्परेचर में है, टी टेम्परेचर पे। द गैसेस ए एंड बी डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, दोनों गैसेस क्या हो रही है, एक दूसरे से रिएक्ट भी नहीं कर रही है, ईच अदर, एंड एज्यूम्ड टू बी आइडियल। ओके, एक और कंडीशन दिया हमें, क्या है, दोनों आइडियल गैस है, तो इसका मतलब जो भी हमने अभी रिलेशन डिराइव किया वो सब इसमें लग सकता है, क्योंकि ये आइडियल गैस है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, ग्राम मोल्स ऑफ गैस बी, बी का निकालना है, इफ गामा मतलब हीट कैपेसिटी रेशियो फॉर द गैसियस मिक्सचर इज 19/13। ओके, तो हमें Na दिया है और हमें मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मतलब मिक्सचर का हमें क्या दिया है, गामा की वैल्यू दी है, हमें क्या निकालना है, Nb निकालना है, मतलब बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये चीज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं कि क्या क्या कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन। तो क्या गिवन है हमें, फर्स्ट हमें क्या दिया है, ए गैस का
वो दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, एक गैस का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, Na से। Na, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई कोई लोग म्यू से भी डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जनरली एन से करते हैं, म्यू ए भी बोल सकते हैं। और कितना दिया है, ए गैस का हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स दिया है, 1 ग्राम मोल दिया है, ओके, मतलब 1 मोल, ठीक है, 1 ग्राम मोल है, ठीक है, इसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो दिया है किसका, ए का, गामा ए, और वो कितना दिया है हमें, 5/3, ओके। गामा बी भी दिया है हमें, मतलब हीट कैपेसिटी रेशियो, गैस बी का भी दिया है, मतलब इसके CP/CV का रेशियो, और वो कितना दिया है हमें, 7/5। और हमें क्या दिया है, आइडियल गैस बोथ, दोनों आइडियल गैस है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है समझना की क्वेश्चन में, क्योंकि हम अपना पूरा चीज यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और गामा दिया है MIX, मतलब मिक्सचर का, वो कितना है, मिक्सचर का गामा कितना है हमारा, हीट कैपेसिटी रेशियो 19/13 हमें गिवन है। क्या निकालना है हमें, निकालना क्या है हमें, Na पता है हमें, Nb निकालना है, या हम बोल दें म्यू बी, बी गैस कितने ग्राम मोल्स में है ये निकालना है हमें, ओके। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब एक और चीज यहां पे याद रखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, एनक्लोज्ड वेसल, क्या बोला है, वेसल एनक्लोज्ड इन अ वेसल, तो इसका मतलब ये क्या होगा ना, एक वेसल है जो पूरी क्लोज्ड है, वेसल एक्सपांड नहीं होगी, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हो रहा है सारी चीजें, तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहां पे सीवी यूज करेंगे, क्योंकि एनक्लोज्ड है गैस पूरी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे सीवी यूज करेंगे। तो हम कैसे देख सकते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, और किसमें बात करेंगे, हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, क्योंकि एनक्लोज्ड वेसल है। तो क्या होता है सीवी का फॉर्मूला, सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर डिवाइड बाय गामा -1, यही चीज अभी हमने डिराइव करी, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, सबका सीवी निकल जाएगा यहां पे, ओके। तो वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले हम किसके लिए करते हैं, ए गैस के लिए देखते हैं, क्योंकि ए का क्या दिया है हमें, गामा दिया है, और हमें आर तो पता ही रहता है, तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं ए का, क्या होगा, आर गामा -1 होगा, ओके। आर की वैल्यू 8.31, आर की वैल्यू हम क्या करते हैं, अभी ऐसी रखते हैं, क्योंकि आर क्या होगा, एट द एंड सब में कैंसल आउट हो जाएगा, तो आर, ठीक है। नीचे गामा की वैल्यू ए के लिए कितनी दी है, 5/3 दी हुई है, तो इस 5/3 को हम क्या करेंगे, 5/3 -1, तो कितना आ जाएगा, आर डिवाइड बाय 5/3 से 1 को हम माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 2/3, और 2/3 क्या रहेगा, नीचे में रहेगा, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3R/2, ये क्या आ गया, सीवी आ गया ए का, ओके। ऐसे हम निकालते हैं किसका, बी का भी निकाल लेते हैं, कांस्टेंट मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और गैस बी की सेम यही फॉर्मूला होगा, आर गामा -1, ओके। तो आर गामा की वैल्यू बी की कितनी दी है, 7/5, 7/5 -1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर 7/5 से हम 1 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 2/5, 2/5, 5 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5R/3, एक और वैल्यू आ गई। अब हमें गामा मिक्सचर का भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, सीवी निकाल लेंगे किसका, MIX मिक्सचर का, पूरे जो दोनों गैस का मिक्सचर है उसका भी हमें दिया है, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, आर डिवाइड बाय गामा -1, मिक्सचर का गामा कितना दिया है, 19/13 -1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाय 19/13 -1 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 6/13, 6/13, 13 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13R/6, तो ये क्या आ गया, तीनों का हमारा गामा आ गया। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हीट यहां पे ऐड कर रहे हैं, या जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सब क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, और किसमें, इंटरनल एनर्जी ही है, क्योंकि सीवी और डीटी इंटरनल एनर्जी से ही कनेक्टेड रहता है, तो क्या करेंगे अब हम, नाउ फ्रॉम
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी? एक की जितनी एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी, दूसरे की जितनी इंटरनल एनर्जी होगी, दोनों मिलके ही तो मिक्सचर की एनर्जी होगी। अचानक से तो कोई एनर्जी आ नहीं जाएगी इसमें, ठीक है। तो कैसे हम लिख सकते हैं? यदि हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें तो क्या होगी वो? U इंटरनल एनर्जी किसकी? मिक्सचर की, MIX, वो किसके बराबर होगी? इंटरनल एनर्जी A गैस की प्लस इंटरनल एनर्जी B गैस की, ये दोनों के बराबर ही होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम यहां पे यदि एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा? मिक्सचर का यदि हम लिखेंगे तो मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? जितना Na में होगा प्लस Nb, Na मोल्स और Nb मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स A गैस का और नंबर ऑफ मोल B गैस का। कौन से प्रोसेस में हम कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कर रहे हैं। और क्या होगा? डेल टी, ऐसे निकालते हैं हम इंटरनल एनर्जी, NCV/dt, यही तो होता है म्यू का। अब ये एक्सप्रेशन आपका कैसे आया और यहां पे सिर्फ CV की टर्म क्यों आएगी? तो पिछला डेरिवेशन याद करिए, जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है तो प्रेशर वाला टर्म नहीं आता, जो PdV वाली टर्म है वो जीरो हो जाती है, इसलिए ये टर्म आ रही है सिर्फ, ठीक है। यदि हम कांस्टेंट प्रेशर लेते तो वहां पे क्या आ जाता? वर्क डन वाली भी टर्म आ जाती, इसमें नहीं आती। प्रीवियस डेरिवेशन ही जस्ट याद करिए जो अभी हमने सॉल्व किया, ओके। इक्वल टू, ये क्या हो गया? हमारे पूरे मिक्सचर का हो गया। ए की बात करें तो क्या होगा? ये Na CV डेल टी प्लस NB CV डेल टी। टेम्परेचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है? मतलब सबका टेम्परेचर क्या है? एक टेम्परेचर T पे है, तो डेल टी क्या हो जाएगा? सबसे कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सबका T है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ओके। अब Na NB CV, Na CV और Na की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 ग्राम मोल हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, देख सकते हैं आप, 1 ग्राम मोल हमें Na की वैल्यू हमें गिवन है, ओके। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो CV की वैल्यू लिखते हैं। CV हमने किसका निकाला था? ये CV जो है वो किसका है? हमारे मिक्सचर का है, याद रखिएगा। ये जो CV है, ये CV हमारा किसका है? मिक्सचर का है। और मिक्सचर की CV की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 13R/6 निकाली, 13R/6, तो वही वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो लिखते हैं उस वैल्यू को, 13R/6, CV की वैल्यू लिख दी, डेल टी कैंसल आउट हो गया, ब्रैकेट में Na और NB की वैल्यू लिखनी। Na की वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है प्लस NB, ओके, क्योंकि Na की वैल्यू 1 गिवन है, ऑल राइट। यहां पे भी Na की वैल्यू 1 गिवन, लिखने की जरूरत नहीं। CV, अब ये CV किसका होगा? A का होगा, A मिक्सचर का, और ये CV किसका होगा? B मिक्सचर का होगा। तो CV A मिक्सचर का हमने कितना निकाला? मतलब A गैस का हमने कितना निकाला? 3R/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3R/2। और कुछ आएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। प्लस NB, NB हमें निकालना है, NB। और CV B गैस का, तो उसकी वैल्यू आई 5R/3। यहां पे क्या आ जाएगा? 5R/3। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम यहां से देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा? 13R/6 प्लस 13R/6 NB, ओके, इक्वल टू, इधर पे पूरी वही टर्म 3R/2 प्लस 5R/3 NB, ओके, यही टर्म रहेगी। अब यहां से हम देख सकते हैं R सबसे कैंसल आउट हो जाएगा, सब में R है, सबसे निकाल सकते हैं हम कॉमन, और क्या हो जाएगा? वो सबसे कैंसल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो जब हमने R कैंसल आउट कर दिया तो हमारी इक्वेशन बनेगी 13/6, R कैंसल आउट हो गया है, और क्या था यहां पे? प्लस, अंदर हमने इंटू कर दिया था, 13/6 NB इक्वल टू, यहां पे क्या बचा? 3/2 प्लस, और यहां से भी R कैंसल आउट हो गया था, तो क्या हो जाएगा? 5/2 NB, यही टर्म बची। NB वाले को यहीं रखते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 13/6 NB माइनस 5/2 NB इक्वल टू 3/2, और ये टर्म इधर आ जाएगी, 3/2 माइनस 13/6। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो 13/6 माइनस 5/2 करते हैं,
तो कितना आएगा हमारा -1/3 NB आएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो, और 3/2 -13/6 करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा -2/3। ओके, अब यहां से क्या होगा, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा, तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये 3 इधर चले गया डिवाइड बाय 3, ये 3 भी आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 ग्राम मोल आ गया हमारा आंसर, जो हमें NB का कितना नंबर ऑफ मोल्स है वो निकालना था, तो 2 ग्राम मोल आ गया हमारा NB की वैल्यू, और यही चीज क्या करनी थी हमें, कैलकुलेट करनी थी। बन गया वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और प्लस माइनस करना था बस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कैसा है, डेरिवेशन टाइप वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड मोलार स्पेसिफिक हीट फॉर द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस दिया हुआ है P = A/T, प्रेशर की वैल्यू दी है A/T के टर्म्स में, A कांस्टेंट है और T क्या है टेम्परेचर, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ओके, मोनो एटॉमिक गैस के लिए मतलब मोल 1 होगा, A क्या है हमारा कांस्टेंट, और CV की वैल्यू दी है हमारी 3/2 R। मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू दी है, हमें क्या निकालना है, मोलार स्पेसिफिक हीट निकालना है, मतलब सिर्फ C हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कितना होगा इसका। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। क्या वैल्यूज गिवन है हमें, P की वैल्यू दी है, प्रेशर की वैल्यू दी है, कैसे दी है, A/T के टर्म में। ओके, और हमें क्या बोला है, मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बोला है, मोनो एटॉमिक गैस है हमारी, A हमारा क्या बोला है, A कांस्टेंट है। A को कांस्टेंट क्यों बोला है, क्योंकि हम जब बीच में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें समझ में आए। CV की वैल्यू दी है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कितनी दी है 3/2 R। और कुछ हमें दिया है क्या, नहीं दिया है। ओके, तो डिराइव करना है, तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं, जो क्या बोलती है, del Q = del U प्लस del W। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ऐसी याद हो जाएगी, फर्स्ट लॉ तो आपको ऐसी याद हो जाएगी। ओके, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालनी है। तो स्पेसिफिक हीट हमारी कैसे निकाल सकते हैं हम, क्या होगी, वो C होगी, स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होगी C, और वो क्या होगा del Q/del T, यही होती स्पेसिफिक हीट की वैल्यू del Q/del T। ओके, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि N की वैल्यू इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है, इसलिए। अब यहां से क्या करना पड़ेगा हमें, del Q की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो del U और del W, तो del U के नीचे भी del T आएगा, del W के नीचे भी del T आएगा, तो del U/del T प्लस del W/del T, और del W को हम PdV भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे ही आगे जाके उसको हम। ओके, अब हम एक और चीज देखते हैं कि del U/del T तो हमें पता है क्या होगा, CV = क्या होता है, अच्छे से लिखते हैं, del U = क्या होगा, del U = CV/del T। ये वाली टर्म फिर से कैसे आया नहीं समझ में आ रहा, तो अभी हमने मेयर्स इक्वेशन में इसको डिराइव किया, क्योंकि सिर्फ जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो इतनी ही टर्म आती है, यदि कांस्टेंट प्रेशर होता है तो एक वर्क डन की टर्म आती, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 हो जाता है, इसलिए del U का सिर्फ यही एक्सप्रेशन आता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, क्योंकि del V 0 हो जाएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, CV की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या हो जाएगी del U/del T। ओके, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो C = क्या आ जाएगा, del U/del T क्या हो गया हमारा, CV हो गया, तो C = CV प्लस, अब क्या बचा वहां पे, del W/del T।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पीडीवी के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लेते हैं, इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, दोनों प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू ये वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी और प्लस CV, दोनों प्लस में, किसको भी आमने सामने लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा एक स्टेप। और एट द एंड हम वैल्यू डालेंगे, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, P dV बाई डेल टी प्लस CV। डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, PdV होगी, इसलिए हमने वहां वैल्यू पुट कर दी। नीचे डेल है, डी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होगा यहाँ पे दोनों का मीनिंग। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे PdV की वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम लेंगे फिर से, अब अपनी क्या लेंगे, फॉर द प्रोसेस फिर से हम अपनी क्या यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन अपनी यूज करेंगे, और वो क्या हो जाएगी हमारी, PV इज इक्वल टू NRT, मोनो एटॉमिक गैस है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू RT, N आएगा मगर मोनो एटॉमिक गैस है इसलिए हम क्या कर ले रहे हैं, उसकी वैल्यू को 1 ले ले रहे हैं। ओके, अब यहां से V की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, RT बाई P, V की वैल्यू निकालेंगे तो P नीचे चले जाएगा। ओके, अब ये P की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसमें जो A बाई टी दिया है इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R, और P की वैल्यू क्या है, A बाई टी, तो A नीचे आएगा और ऊपर वाला T क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो R T स्क्वायर बाई A, ये आ जाएगा। ओके, डिफरेंशिएट कर देते हैं T के साथ। क्यों T के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें डेल V बाई डेल टी निकालना है, मतलब V का डिफरेंशिएशन है T के साथ, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एक प्रकार का इसका मतलब यही है। D और डेल अलग अलग लिखा है तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मतलब एक ही है वो। ओके, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो dV बाई dt, और इसको हम डेल V बाई डेल टी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 सामने आ जाएगा, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू यहां पे डिफरेंशिएट करने के बाद, 2R T बाई A। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 2 सामने आ जाता है और 2 की पावर -1 हो जाती है, तो 2R T बाई A आ जाएगी dV बाई dt की वैल्यू। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, P dV dt CV। ठीक है, पुट करते हैं, C इक्वल टू क्या था, P dV dt की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2R T बाई A, और प्लस यहां पे क्या था, CV, यहां पे क्या था, CV, P dV की वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, फिर से एक बार P की वैल्यू पुट कर देंगे, जो क्या होती है, A बाई टी। P की वैल्यू हमें A बाई टी गिवन है, उसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू A बाई टी इसकी वैल्यू है, उसको पुट कर देते हैं, A बाई टी इंटू 2RT बाई A प्लस, और साथ में यहां पे क्या रहेगा, CV। अब ये जो CV की वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, CV की वैल्यू 3/2R हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब हम क्या करेंगे, वहां पे CV की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये CV की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कितनी गिवन है हमें, 3/2R हमें गिवन है। ओके, अब यहां पे देखते हैं कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, ये देखिए, ये A और A कैंसल आउट हो जाएगा, T और T भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आई C की वैल्यू, C इज इक्वल टू आया, यहां पे क्या बचा, सिर्फ 2R प्लस 3/2R, ये दोनों टर्म बची। अब 2 प्लस हम 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, C आ जाएगा हमारा 7/2R, और यही हमें क्या करना था, निकालना था, स्पेसिफिक मोलार हीट कैपेसिटी के बारे में निकालो, तो C क्या आ जाएगा, 7/2R आंसर। जैसे हमने सॉलिड्स के लिए वैल्यू निकाली थी 3R, वैसे ही क्या आ गया, ये उसके लिए आ गया। तो ये क्या हो गया, 2 क्वेश्चंस हमारे स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक पूरा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट और थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।